नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुनीता जैन जी की कहानी मोहरे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मोहरे। उसकी चेतना लौटी तो वह कमरे की सफ़ेद दीवारों को भौचका देखती रह गई। याद की फलक पर कोई भी चित्र उतर नहीं रहा था। सूनी आँखों सी सूनी दीवारें और दीवारों सा ही सूना उसका स्मृति पटल। फिर एकाएक बिजली सी चमकी वेदना की। एक तस्वीर उसके सारे शरीर में कराह गई। अपने हाथ से उसने इस तरह आंखें बंद कर लीं ज्यों रोशनी रोक देने से उसकी कसक भी रुक जाएगी। कुछ देर वह उसी मुद्रा में सांस रोके पड़ी रही, पर हारती हुई सी। स्मृति पटल पर पिछले 3 महीने का उसके भीतर चलता मानसिक द्वंद्व एक साथ संचालित हो गया। थकन भरी सांस छोड़ उसने आंख पर से हाथ उठा, माथे से उलझे बाल पीछे सरकाए और दरवाजे पर पड़े मैले से नीले पर्दे के पीछे अस्पताल की दिनचर्या की आती आवाज़ों को सुनने का यत्न किया। चाहते हुए भी उसे लगा वह कुछ सुन नहीं सकती। उसे लगा कि वह एक वैक्यूम में है, एकदम अकेली। कोई उसके साथ है तो सिर्फ उसका दिन रात चलता भीतर के विकारों का महायुद्ध। इस बीते सप्ताह कितनी बार उसने इस ग्लानि को बार बार जिया है, जिसकी लज्जा मिटाने वह इस अस्पताल में आई, और हर बार वितृष्णा से भर गए अपने मन को उसने किसी कलुष धो देने वाली गंगा में, निर्मल त्रिवेणी में डुबो देना चाहा। वह कुछ देर इंतजार सी करती रही कि शायद वह पुरानी ग्लानि फिर सिर उठाकर उसे कोसेगी या उस पर हंसेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ विस्मय से अपने से दूर भागती भागती वह रुकी और अपने को नज़दीक से देखा, और धीरे धीरे तीव्र होती बड़ी ही करुण रुलाई से उसका कलेजा ऐंठने लगा। और दिन की तरह उस दिन भी वह ऑफिस से आ अपने घर के 3 कमरों में उग रहे तरह तरह के पौधों को सींच रही थी। पौधों की देखभाल प्रतिदिन कई घंटे का काम था। हाथों को मिट्टी में साने एक रूठते से फिलाडेंड्रन में नई मिट्टी और खाद डाल उसे मनाने का यत्न कर रही थी। बाहर कोलाहल सुन खिड़की में आई तो कई व्यक्ति एक व्यक्ति को उठाए उसके घर की ओर चले आ रहे थे। समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। शंकित मन से द्वार खोला तो रमन था, अचेत। वाहकों ने बताया उसे नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर गश आ गया था और उसने यही पता उन्हें दिया था। बैठक के दीवान पर रमन को लिटा और उसकी अटैची को वहीं बीच में रखकर जब सब लोग चले गए तो उसे एकाएक कुछ भी सूझा नहीं। डॉक्टर आया, इंजेक्शन देकर बोला बीच बीच में खबर करती रहें। रात भर वह दीवान के पास कुर्सी डाले बैठी रही। बार बार अंधेरे में डूबता रमन कभी कभी आँख खोल उसकी ओर देख लेता, पर उसके देखने में पहचान नहीं थी। वह समय पर बुखार नापती, दवाई देती, सोचती क्यों उसके दिल में कुछ भी हलचल नहीं है, और उसे स्वयं पर गर्व होता कि जीवन में जो व्यक्ति अपना होकर पराया हो गया, अब मृत्यु में उससे क्या लेना देना। फिर भी विधि के इस क्रूर संयोग से वह विह्वल होती। क्षण भर को देवदास उसकी स्मृति में कौंध जाता, फिर वैसी ही यंत्रवत हो वह रमन के होश आने की बाट देखती रही। बैठे बैठे वह वहीं सो भी गई। जब आँख खुली तो वह उसकी ओर देख रहा था चुपचाप। अब तबीयत कैसी है? कुछ कहने के सबब से कहा उसने। लगता है बहुत देर सोया। यह एकाएक हुआ कैसे? काम से आ रहा था, अंबाले से ही तबीयत घबराने लगी। स्टेशन पर उतरा तो खड़ा नहीं हुआ गया। एक यही पता याद। डॉक्टर आया, देख गया, बोली 2-3 दिन अभी बड़े रेस्ट की ज़रूरत है, कहीं भी आना जाना नहीं। सुनकर दोनों गुमसुम हो गए।
वही बोली, आपके यहाँ तार भेज दूँ क्या, या टेलीफोन? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ देर दोनों फिर चुप रहे, दूसरे की कुछ कहने की प्रतीक्षा सी में। तुम्हें परेशानी होगी, ऑफिस भी तो जाना होगा। छुट्टी ले ली है, उसने बात काटी। करुणा, चाय का पानी सारा जल जाएगा, कह वह वहाँ से चली गई और रसोई की खटपट में व्यस्तता ढूंढने लगी। कितने वर्षों बाद यह मनुहार से अधिक क्षमा, प्रार्थना, क्यों? करुणा खींच उठी अपने पर, अपनी स्थिति पर। फिर कुछ आश्वस्त हो वापस कमरे में आ गई। आश्वस्त कि जिस मधुबाला एमए के लिए एक दिन जो धर्म और समाज की दृष्टि से उसका था, उसका पति पराया हो गया, वही मधुबाला अभी भी 500-700 मील के फासले पर अपनी धरोहर के प्रति निश्चित प्रतीक्षा में होगी। दिन छोटी मोटी उधेड़ बुन, बिस्तर के कपड़े बदलने, सेव का पानी गर्म करने में दोनों के बीच से हो तिरोहित हो गया। शीशे की बड़ी खिड़की के पीछे छुपते सूर्य को विदा कर चितकबरी चिड़ियों का समूह भी आंगन से जब चला गया तो उसे बैठ ही जाना पड़ा। वह रचना की बात छेड़ेगा, वह जानती थी, और रचना की बात उठाना उसे जरा भी नहीं रुचता। उसका ना चाहते हुए भी जी ऐंठ जाया करता है। रचना अभी वनस्थली में ही रहेगी क्या? क्यों? वह कड़वी हुई। यूं ही अकेला नहीं लगता? शब्द लौटाए नहीं जाते। स्वयं उनकी कचोट से रमन ने आंखें बंद कर ली थी। वह बैठी रही। रात गए उठी तो वह सोया नहीं था। बोला, करुणा, मैं सुबह की गाड़ी से लौट जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है 2 दिन। डॉक्टर तो यूं ही कहा करते हैं। कहने को हुई, हाँ, वह इंतजार भी तो करती होगी, पर कहा नहीं। 2 घंटे पीछे दवा देने आई तो वह सोया नहीं था, तकिए के सहारे बैठा ही था। दवा रहने दो। अरे, वह झल्लाई कुछ। वह उसकी ओर देख रहा था, एक तीखी नज़र से, जानी पहचानी नज़र से। उस नज़र की चुभन उसके शरीर ने 11 बरस झेली थी, और 6 वर्ष के अंतराल के उपरांत भी उसका शरीर इस नज़र के मतलब को पहचानता था। एक चटकता गुस्सा उसके भीतर दौड़ने लगा। वह वहीं बुत सी खड़ी रही। वह उसकी ओर देखे चले जा रहा था तीखी नज़र से, जिसकी चुभन उसके वर्षों से पत्थर हो गए हृदय और विधवा हो गए शरीर को छेदती चली जा रही थी। गुस्सा सटक बोली, दवाई ले लीजिए, देर हो रही है। दवाई की शीशी और चम्मच पकड़े उसके हाथ पर रमन ने हाथ टेक दिया। रुंधा सा बोला, करुणा। वह छिटक कर दवाई मेज पर रख कमरे से जाने को उद्यत हुई। मेज से चम्मच झंझनाता सा फर्श पर आ गिरा था। मुड़ी तो वह उसकी ओर 2 कदम बढ़ा चुका था, हाथ पसारे। गर्मी के किसी उमस भरे दिन ज्यों बादल एकाएक कहीं से आकर पूरे वेग से बरस जाता है, वे जितनी तेजी से पास आए उसी तेजी से रीत गए। पर गर्मी के बादल से ही दोबारा घिर कुछ देर लगातार बरसने को, उसके जाने के कई सप्ताह पश्चात जब उसके शरीर से रमन के ज्वर से उष्ण शरीर का स्पर्श मिट चुका और केवल स्पर्श की याद रह गई, वह घंटों अपने को सालती रही। वह इतनी कच्ची कैसे हो गई थी? रमन उसे किसी और के लिए छोड़ गया, इस बात का गुस्सा ना भी सही, पर उसके आत्मसम्मान को क्या हुआ? आखिर यह जो हुआ वह क्या मात्र दबी शारीरिक भूख थी, या कि निश्चित पराजय के सामने क्षण भर की विजय के लिए यह उसके नारी मन का षड्यंत्र था? और रमन के मन में क्या था? क्षमा प्रार्थना सी उसकी नम आंखें और क्षमा प्रार्थना सा उसका यह आचरण जो शब्दों से कहना असंभव था, उसे क्या वह अंगों से कह गया है? क्षमा क्षमा क्षमा। या मृत्यु के निकट आतंकित हो वह जीवन में जीवन खोज रहा था, या कोई नीच वृत्ति उसे उद्यत किए थी जानने भर को कि इतने वर्षों बाद भी उसका करुणा के अंतरंग पर वही राज्य है कि नहीं।
कुछ और सप्ताह टलने तक तो समझने को कुछ भी रहा ही नहीं। रह गई लज्जा, भय और एक भयानक रोष अपने पर। उसे लगता धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए या कुछ खाकर सो जाए। पर डॉक्टर उसकी मित्र थी। चादर के नीचे हाथ से उसने अपना शरीर बहुत टटोला। उसे अपना शरीर खोखला और बांझ महसूस हुआ और सना हुआ। एकाएक पंख फड़फड़ाकर विक्षोभ उसके भीतर भर गया। उसे क्या हक था जीवन के विनाश का? अपनी हार को यदि वह यूं अकेली न जीती तो उसे अस्पताल आना ही क्यों पड़ता? जीवन को हार मानती ही नहीं, सहज होकर जीती रहती। कुछ सांकलें चढ़ाकर क्यों रोका उसने? अपनी बेटी को बचाने के लिए जो देश निकाला उसने दिया है, उसका भी तो जाने क्या बदला उससे जीवन ले। उसे लगा उसके स्तन कचोटने लगे हैं और उसका शरीर प्रसव झेलने को बेचैन हो उठा है। वह उसको तुरंत वनस्थली से बुला लेगी अपने पास। क्यों हॉस्टल में भर्ती करवा दिया? इस डर से कि लोग यह ना पूछें तुम्हारा पिता कहाँ है, कौन है? क्या वह पहली या आखिरी महिला थी जिसके पति ने किसी अन्य महिला के मोह में घर छोड़ दिया? क्या एक भ्रूण हत्या के बाद ही उसे यह आत्मबोध होना था कि जीना जैसे भी हो जीना हो, तिल तिल मरना नहीं हो? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।